सो हे गाइस, फाइनली आ चुकी है हमारी मच अवेटेड सीरीज जिसका नाम है टेल्स ऑफ द हर्डिंग गॉड्स। और ये कहानी होने वाली है हमारे हीरो मू चिन की, जो कि अंधकार से भरी हुई इस दुनिया में अचानक से ही आ जाता है एक गांव के अंदर, जहां पर अब वो कैसे बड़ा होता है और कैसे बनता है गॉड, हमें ये कहानी के अंदर दिखाया जाएगा। सो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक डांसू नाम के एरिया को दिखाते हुए, जहाँ पर एक बहती हुई झील के अंदर हम बैठे हुए देख पाते हैं दो डीमंस को, जिन लोगों को तभी अचानक से ही आवाज आने लगती है किसी बच्चे के रोने की, जो कि उसी बहती हुई धारा के साथ में बहते हुए आ रहा था, जिसको रखा गया होता है एक टोकरी के अंदर और उसके ऊपर लगा हुआ था एक पेंडेंट, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। लेकिन वो बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। ये टोकरी जैसे जैसे करके आगे बढ़ रही थी, उसके सामने आने वाली बाधाएं भी अपने आप ही हट जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उस बच्चे के पीछे से आते हुए देख पाते हैं कुछ डार्क एनर्जी को, मानो जैसे वो काफी देर से उसका पीछा करते हुए आ रही हो। लेकिन उस बच्चे के पास में वो ग्लोइंग और पावरफुल पेंडेंट होने की वजह से ना तो कोई डार्क एनर्जी उसको टच कर सकती है और ना ही कोई डीमन उसको टच कर सकता है। पानी के नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी उस टोकरी को खींच कर ले जा रही हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बूढ़े एल्डर्स के गांव को, जो कि उसी बच्चे को अपने पास में लेकर आ चुके थे। लेकिन उनमें से किसी भी एल्डर को ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये बच्चा इतनी ज्यादा डेंजरस डार्कनेस से बाहर कैसे आ गया, क्योंकि वहां पर तो इस नाजुक से बच्चे की हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस डार्कनेस से किसी का जिंदा आना क्या ये पॉसिबल भी है। वो कहने लगते हैं कि कहीं ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। तो एक दूसरे एल्डर जो कि बोल नहीं सकते थे, वो इशारों से ये बताने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इसके गले में ये जो जेड पेंडेंट डला हुआ है वो एकदम पावर्स को रखता है हमारे गांव के स्टोन स्टैचू के ही जैसे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये बच्चा इतनी ज्यादा खतरनाक डार्कनेस से भी जिंदा निकल के एल्डर ये बताते हैं कि इस जेड पेंडेंट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन ये छोटा सा बच्चा अभी भी बहुत ही जोरों के साथ में रोए जा रहा था। तो एक एल्डर को गुस्सा आता है और वो बहुत ही जोरों से अपने हाथों को मार देते हैं टेबल से, जिसकी वजह से ये छोटा सा बच्चा रोते हुए हवा में उछल चुका था। यहाँ तक कि वो एल्डर तो दोबारा से उसी बच्चे पे ही हिट कर देता है, जो कि जैसे दीवार से टकराने वाला था। तो फिर तभी एक ग्रैंडपा उसको बचा लेते हैं। ये कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी लूजर्स हैं और हम सभी को मजबूरन रहना पड़ रहा है इन बर्बादियों में। जरा ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे को संभालने में कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर हम लोग एक छोटे से बच्चे को कैसे ही पालेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसको वहीं पर भेज दें जहाँ से ये आया है। एक एल्डर कहने लगता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इस बच्चे को यहीं पे ही शांत कर दूं। इसको खत्म करने के लिए वो भेज देता है अपने एक सेंटीपीड को। लेकिन तभी वहां पर हम देख पाते हैं ग्रैंडमा को, जो कि गुस्से के साथ में ये कहने लगती है कि आज से वो बच्चा मेरा है और अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे पास में एक गाय है जिसके दूध से मैं इसको पालूंगी। इस बच्चे को पालने के लिए मुझे तुम में से किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और वो उस बच्चे को लेके पहुंच जाते हैं विलेज के हेड के सामने और ये पूछते हैं कि मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हेड ये कहने लगते हैं कि इस गांव के अंदर हम में से जितने भी हैं, इनमें से हर कोई किसी न किसी तरीके से तो डिसेबल है ही, लेकिन अब क्योंकि हमें मिला है एक बहुत ही हेल्दी बच्चा, तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। तो एक एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप भी यही चाहते हो तो आपको ही खुद से इस बच्चे को एक अच्छा सा नाम भी दे देना चाहिए। हेड ये कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्चे को नाम देता हूँ मू चिन। और ये नाम यहाँ पर सभी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। चीफ कहते हैं कि आज के बाद से इस बच्चे को बुलाया जाएगा मू चिन के नाम से। और ये बच्चा भी ये खुशी भरा माहौल देखकर खुश होने लगा था। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उसी ग्रैंडमा को दिखाया जाता है, जो कि अपना कोई जरूरी काम कर रही थी। जिसके पीछे एक टोकरी के अंदर उसने रखा हुआ होता है चिन्मो को, जिसके पास में तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी पहुंचने वाली थी उस बच्चे को मारने के लिए। जो नजारा देखकर वो बच्चा तो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन जो ग्रैंडमा होती है वो बहुत ही ज्यादा शातिर होती है, क्योंकि उन्होंने उस डार्क एनर्जी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वो होती है एक डीमन लेडी, जो कि स्पेशली यहाँ पर मारने के लिए आई होती है चिन्मो को। जिसके बाद से अब यहाँ से चिन्मो का बचपन शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये जितने भी ग्रैंडपास होते हैं उनमें से हर कोई ध्यान रखता है चिन्मो का। जब एक ग्रैंडपा चिन्मो को उठाता है तो उसके चेहरे को गीला कर देता है। इसके साथ साथ हमें चिन्मो के साथ में होती हुई और भी कई सारी एडवेंचरस चीजें भी दिखाई जाती हैं। हम देख पाते हैं कि चिन्मो किसी वजह से डूबने वाला था पानी के अंदर, जहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर खाने वाला था, लेकिन उसको बचा लेता है एक कमल का फूल। इसकी वजह से चिन्मो काफी ऊंचाई पर हवा में जा चुका था और वो वहीं से लुढ़कते हुए आने लगता है पानी की बूंदों के अंदर। इसके ब्रेक होने की वजह से अब चिन्मो नीचे आ जाता है और वो घुटनों के बल चलते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स भी रहते हैं, जिनमें से अगर किसी ने भी गलती से भी चिन्मो को टच कर लिया तो चिन्मो की जान भी जा सकती है। लेकिन इतनी आसानी के साथ में मरना ये तो चिन्मो की किस्मत में नहीं था, बल्कि वो तो इन्हीं डेंजरस क्रिएचर्स के साथ में
खेलने भी लगता है। इसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाई देता है जहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स देखते हैं कि चिन्मू पहुंच चुका है एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ से फिसलने की वजह से वो गिरने वाला था नीचे। जो चीज देख के तो सभी ग्रैंड पास की तो सांसें ही अटक गई थी, लेकिन चिन्मू को हवा में गिरते हुए और झूलते हुए बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन तभी हवा में फ्लोट करते हुए चिन्मू को पकड़ लिया होता है एक ईगल ने, जैसे कि उसको तुरंत ही बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा। लेकिन चिन्मू को परेशान कर देता है, जिससे कि वो ईगल उसको ले जाकर फेंक देती है अपने घोंसले के अंदर ताकि उसके बच्चे चिन्मू को खा सकें। लेकिन चिन्मू तो इतना ज्यादा शरारती होता है कि उस घोंसले से भी नीचे गिरने लगा था, जहाँ से गिरते हुए अब चिन्मू बड़ा भी होते जा रहा था। वो अपने बचपन को क्रॉस करते हुए पहुंच चुका होता है अपने टीनेज में, और अब चिन्मू अपने टीनेज में आने के बाद ढूंढने का काम करता है औषधियों को। लेकिन ये जो जगह होती है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ चिन्मू भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगहों से औषधियों को ढूंढता है। औषधियों को ढूंढते हुए अब चिन्मू पहुंच चुका होता है स्टोन स्टैचू के सामने, जिसके रहस्य को आज तक चिन्मू जान भी नहीं पाया था। लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर चारों तरफ ही फैलने लगती है डार्कनेस, जिसके बारे में चिन्मू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन वो जैसे ही एक स्टोन को टच करता है तो सारी की सारी चीजें पहले जैसे ही हो जाती हैं। काफी सारे छोटे छोटे स्टोन्स जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे वो भी नीचे आ जाते हैं। चिन्मू को डर लगता है, इसी वजह से वो तुरंत ही यहाँ से जा भी चुका था, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ के कलेक्ट करता है काफी सारी औषधियों को। और यहाँ का ये जो रुइंस वाला एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा खतरनाक और स्कैरी बीस्ट रहते हैं। कोई भी बिना स्किल्स वाला बंदा यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। चिन्मू भी काफी ऊंची चट्टान पे चढ़ के मस्ती करने लगा था, जिसके बाद में वापस से दिखाया जाता है चिन्मू को उसके ही घर पर। और बाहर की तरफ में जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे थे वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे, जिसके विजन्स को देखते हुए तभी अचानक से ही आंख खुल जाती है चिन्मू की। ग्रैंडमा से ये कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बाहर की तरफ औषधियों को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम बाहर के अंधकार में सो कैसे सकते हो। अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी। इस बात के बारे में तो चिन्मू को भी पता नहीं होता कि आखिर इसके साथ में एक्चुअली में हुआ क्या था। जिसके बाद अब अगले दिन जब चिन्मू जा रहा होता है विलेज चीफ ग्रैंडपा के साथ में, और वो उनसे ये कहने लगता है कि आप हमेशा ही डार्कनेस के बारे में बातें करते रहते हो, क्या मुझे बताओगे कि क्या डार्कनेस में कोई ऐसी चीज है जो कि मूव करती हो, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी हो? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि किसी इंसान को ही निगल जाए? हमारे यहाँ के जंगल में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मुझे बताइए जरा उनके बारे में। तो चीफ कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या है। जब तक हमारे पास में और हमारे साथ में स्टोन स्टैचूज रहेंगे, ना तो कोई डार्कनेस इस विलेज में आ सकती है और ना ही कोई स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि चिन्मू उनसे कहने लगता है कि फिर तो आप मुझे स्टोन स्टैचूज के बारे में बताइए, उनका आखिर यहाँ पर होने का मतलब क्या है और वो डार्कनेस को कैसे रोक लेते हैं। जिससे कि चीफ इसके मुंह को शांत कराते हुए कहने लगते हैं कि हमारे डाजू के अंदर बहुत ही सारे सीक्रेट्स भरे पड़े हैं, जिनके बारे में जानते जानते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम्हें बढ़ती जिंदगी के साथ में सब कुछ पता चल जाएगा। चिन्मू कहता है कि ठीक है चीफ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी गाय के ऊपर बैठता है और यहाँ से जाने लगता है, और वो ये कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ गायों के झुंड के पास में। ग्रैंडमा चिन्मू से कहती है कि अंधेरा होने से पहले तुम वापस आ जाना। जिसके जाने के बाद अब ग्रैंडमा ये कहने लगती है कि इतने साल हो गए, लेकिन हमें चिन्मू की बॉडी के अंदर कोई भी पावर अवेकन होती हुई नजर नहीं आई है। वो अपने चीफ से ये कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा चिन्मू एक नॉर्मल ह्यूमन हो जिसके अंदर कल्टीवेशन करने की भी शक्ति ना हो, और वैसे भी नॉर्मल पर्सन के पास में अपनी जिंदगी को बचाने के ज्यादा चांसेस नहीं होते। और ऊपर से हम सब ये जानते हैं कि हमारा ये डाजू कितना ज्यादा खतरनाक है। आखिर ये बच्चा बिना पावर्स के कब तक और कैसे सरवाइव कर पाएगा? तो फिर इस विलेज के फार्मासिस्ट ये बताने लगते हैं कि अगर मुझे कहीं से 4 स्पिरिट्स का ब्लड मिल जाए तो हो सकता है कि हम चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को भी अवेकन कर सकें। लेकिन ये चीजें कहने में जितनी आसान होती हैं एक्चुअली में उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अब चिन्मू के साथ में एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था। तभी हम चिन्मू को देख पाते हैं जो कि अपने गाय के ऊपर बैठकर जा रहा था और बंसी बजाते हुए जा रहा था। जिसके साथ साथ हमें यहाँ पर और भी कई सारे लिटिल क्रिएचर्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि इस जगह की ब्यूटीनेस और डेंजरसनेस को दिखा रहा था। चिन्मू ये सोचे लगता है कि डाजू के बाहर ये जो अंधकार फैला हुआ है, फिर वहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में मेरे गाँव वाले मुझे बताना नहीं चाहते। और साथ ही साथ वो स्टोन स्टैचूज को भी देखता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन पूरी सी मोमेंट पर वहाँ से वो गाय दौड़कर भागने लगती है। चिन्मू उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में उसकी पूंछ के काफी सारे बाल भी निकल जाते हैं। चिन्मू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसे ये क्या हो गया। इसीलिए वो उस गाय से कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा विलेज के अंदर। जब उस गाय के पीछे भागते हुए जा रहा था तो फिर तभी वो अचानक से ही रुक गई थी। चिन्मू को अचानक से ही किसी की आवाज आने
आने लगती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। वो जब गौर करता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये जो उसके साथ में गाय है वही बोलने लगी है और वो उससे कहती है कि चिन्मू मुझे बचा लो। चिन्मू को कुछ से ही समझ में नहीं आता कि अचानक से ही ये गाय बोलने कैसे लगी। वो गाय कहती है कि चिन्मू तुमने बचपन से ही मेरा दूध पिया है, इसकी वजह से तुम मुझे अपनी माँ तो मान ही सकते हो और अब बारी आ चुकी है मेरी सहायता करने की, क्योंकि केवल तुम ही हो जो कि मुझे बचा सकते हो। चिन्मू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसको इस गाय को किस चीज से बचाना होगा। तो वो गाय बताने लगती है कि तुम ध्यान से देखो, मेरे हेड के ऊपर तुम्हें दिखाई देगी एक सिल्वर नीडल जिसको मेरे हेड पर लगे हुए हो चुके हैं पूरे 11 साल में। बस एक ही काम करना है जो कि है सिल्वर नीडल को मेरे हेड से निकालना। जिसको देखकर चिन्मू कहने लगता है कि इसको मेरी ग्रैंड माँ ने लगाया था, आखिर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जरूर से उन्होंने ये किसी जरूरी काम के लिए ही लगाई होगी। वो गायब चिन्मू को ब्लैकमेल करने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम्हें बड़ा किया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि वो अपने आंसुओं को बहाते हुए चिन्मू को और ज्यादा इमोशनल कर देती है, जिसकी वजह से फिर कुछ समय तक सोचने के बाद चिन्मू डिसाइड करता है कि ठीक है अब उसको ये नीडल निकाल ही देनी चाहिए। जिसको वो पकड़ता है और उस नीडल को फाइनली बाहर निकाल ही देता है। लेकिन चिन्मू को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नीडल के निकलते ही उस गाय के हेड में से खून निकलता है और उसकी आंखों में से भी खून निकलने लगता है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी अचानक से ही पैरालाइज हो जाती है और वो नीचे भी गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस गाय की पूरी बॉडी को ही किसी डीमन ने पजेस कर लिया हो। चिन्मू उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। तभी पर वो देख पाता है कि इस गाय की बॉडी में काफी सारी हलचल होने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर आ गया हो, जो कि अपने आप को डेवलप कर रहा हो और उस गाय को अंदर से ही खा रहा हो। जिसके फिर अगले ही पल और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने लगती हैं, क्योंकि उसके पेट को फाड़ते हुए अब बाहर आने लगती है एक डीमन, जिसने न्यू की बॉडी को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से फाड़ के रख दिया था। वो डीमन लेडी बाहर आती है और ये कहने लगती है कि मुझे हो चुके हैं पूरे 11 साल इस जानवर के अंदर रहते हुए, क्योंकि असल में ये वही डीमन लेडी होती है जो कि सबसे पहले आई थी चिन्मू को जान से मारने के लिए। बाहर आने के बाद चिन्मू से कहती है कि आखिरकार मैं बाहर आ ही चुकी हूँ। यहाँ तक कि वो तो न्यू की बॉडी को और भी ज्यादा ब्रूटली तरीके से चीरने लगती है, जिसके बाद अब यहाँ पर उसका निशाना होता है चिन्मू के ऊपर। उसके करीब जाती है और ये कहने लगती है कि सबसे पहले अब मुझे ही तुम्हें जान से मारना होगा। वो कहती है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पूरे गांव वालों के साथ में खून की होली खेलूंगी। जिसका गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसने तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था चिन्मू के ऊपर। वो तो चिन्मू के पास में उसके थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस और थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को इन अटैक से बचा पा रहा था। चिन्मू उससे कहता है कि मुझे बता दो कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरी गाय के रूप में क्यों बदल गई थी। वो बताने लगती है कि मैं हूँ असल में जिंगलोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ, जिसका केवल एक ही मिशन है और वो है तुम्हें जान से मारना। जिसके बाद अब उसने दोबारा से चिन्मू के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे। चिन्मू को पकड़ने के बाद ये कहने लगती है कि अगर उस समय पर तुम्हारी उस इविल ग्रैंड माँ ने मुझे रोका नहीं होता तो तुम तो मेरे हाथों कभी के मर चुके होते। उसने चालाकी के साथ में मुझे गाय की बॉडी के अंदर डाल दिया था। फिर तुम खुद ही सोचो कि आखिर मैं तुमसे इस बात का बदला क्यों न लूं। नफरत का बदला किसी भी तरीके से मुझे तो तुमसे लेना ही था। अभी चिन्मू खुद को बचाने के लिए उसको बेवकूफ बनाता है अपनी ग्रैंड माँ का नाम लेके, बल्कि एक्चुअली में उसके ऊपर हमला किया होता है एक मैन ईटिंग ट्री ने, जो कि उस डीमन लेडी को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने एक ही झटके के साथ में उस डीमन ट्री को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद अब अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन का यूज करती है और पहुंच जाती है चिन्मू के सामने। और ये कहने लगती है कि तुम क्या सोचती हो तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ बना पाओगे। उस डीमन लेडी ने जैसे ही चिन्मू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती है, तो फिर तभी उस डीमन लेडी को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा टू। साथ ही साथ वहां पर ग्रैंड माँ भी आ चुकी थी, जो कि ये कहने लगती है सिटी लॉर्ड की बीवी, अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें 11 साल पहले ही जान से मार चुकी होती। मुझे तो बस तुम्हारी सच्चाई के बारे में जानना था, जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा बच पाई हो। डीमन लेडी जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है तो ग्रैंड माँ उसको एक ही झटके के साथ में फिनिश कर देती है। ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम अपनी ताकत को एक गलत ही जगह पे आजमाना चाहती थी, जिसका सीधा मतलब होगा तुम्हारे लिए मौत। तुमने सिटी लॉर्ड को समझाने के बजाय इस छोटे से बच्चे को मारने की कोशिश की। फिर तुम खुद ये सोचो कि आखिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे ही छोड़ सकती थी। चिन्मू कहने लगता है कि ग्रैंड माँ क्या ये सच में मर चुकी है। ग्रैंडपा टू यहाँ पर चिन्मू को ये बताते हैं कि देखो मेरे पास में ज्यादा बैटल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो स्मार्ट होगा वो हमेशा ही लड़ाई में जीतेगा। जिसके बाद उन्होंने दोनों ही मरे हुए जीवों को फेंक दिया होता है पानी के अंदर। ये कहने लगते हैं कि देख लो यही है हमारे डाजू की असली सच्चाई। ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है अब तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो, यहाँ से चलो कि आज चिन्मू के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। हम तुम्हारे अंदर कुछ अवेक करने वाले हैं। चिन्मू थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि मैं तो पहले से ही जागा हुआ हूँ, आप लोग आकर किस चीज
को जगाने के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि इस पानी के अंदर जो डेड बॉडीज डली हुई थी उसके करीब जैसे ही वो डार्कनेस जाती है वो पूरी तरीके से उनके शरीर को राख कर देती है। उनकी बॉडी में रह जाती हैं तो केवल और केवल हड्डियां। इस पानी और इस अंधकार ने ना जाने कितने ही हजारों लोगों की जान ले ली। इसके बाद अब हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये कहने लगते हैं कि ये पूरी की पूरी डाजू पूरी तरीके से भरी हुई है मॉन्स्टर से, और हम लोग जो इस डाजू नाम की ग्रेट रूइंस में रहते हैं इसको असल में छोड़ा गया था खुद गॉड्स के ही द्वारा। ये जगह मान लो किसी नरक से कम नहीं है, और उन लोगों को असल में मिल चुका होता है डीमन लेडी का स्केलेटन, जिससे कि वो मास्टर्स ये समझ जाते हैं कि लेडी को होना चाहिए जियांग लॉन्ग सिटी से। इसके हेड पर लगे हुए बैच को देखकर साफ साफ ये बताया भी जा सकता था कि ये जियांग लॉन्ग सिटी की कोई जानी मानी हस्ती होगी। साथ ही साथ इसकी हड्डियों के अंदर काफी सारे होल्स भी हो गए थे, जो कि इस बात का भी सबूत होते हैं कि असल में जानती है डीमन कल्ट वाले मैजिक को। लेकिन ये कहा जाता है कि डीमन कल्ट तो डिसअपियर हो चुका था यांग कांग कंट्री के अंदर। इस लेडी के यहाँ पर होने की वजह से ये कहा जाता है कि जरूर से रूइंस के अंदर भी छुपे हुए होंगे कुछ डीमन कल्ट के लोग। यहाँ पर ये जो मास्टर्स की टुकड़ी होती है वो कहने लगते हैं कि अब हम लोगों को इस ग्रेट रूइंस में फैल जाना चाहिए डीमंस को स्ले करने के लिए, जो कि तुरंत ही अपने रास्ते पर निकल भी जाते हैं। इसके बाद अब चिन्मू को यहाँ से ले जाया जा रहा था उसकी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिव कराने के लिए, जिसके लिए एक्चुअली में उन लोगों को जरूरत पड़ने वाली थी 4 स्पिरिट्स की, जो कि होते हैं ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सुजाकू और जुआनबू। जिसके बारे में मिस्टर फार्मासिस्ट चीफ को यह बता रहे थे कि हाँ, हम लोगों ने मिलकर उन चारों ही बीस्ट के ब्लड का इंतजाम तो कर लिया है। इसके लिए उन्होंने पकड़ा होता है ग्रीन ड्रैगन स्नेक को, दूसरा होता है आयरन बोन टाइगर, तीसरा होता है थंडरबर्ड्स और चौथा होता है बीटल, जिनके ब्लड को निकाल के मिस्टर फार्मासिस्ट सबसे पहले उनको रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग के प्रोसेस को करने के बाद वो दिया जाएगा चिन्मू को। यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर कई सारे बीस्ट को पकड़ के रखा हुआ था। चिन्मू यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उसको बहुत ही अजीब अजीब तरीके के बीस्ट भी देखने को मिल रहे थे, जिनके ब्लड को निकालने के लिए उन चारों ही बीस्ट को मार दिया जाता है ताकि उसकी हेल्प से कुछ ऐसी मेडिसिन को बनाया जा सके, इसकी वजह से चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन अवेकन हो जाए। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए ग्रैंडपा अपने काफी सारे स्क्रोल्स को ओपन कर लेते हैं। इसको देखते हुए चिन्मू ये कह रहा था कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हो? तो ग्रैंडमा चिन्मू को बताती है कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं अवेकन करने के लिए, जहाँ पर अब उन चारों ही फर्नेस को ऊपर उठा लिया जाता है रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद अब ग्रैंडपा चिन्मू को बताने लगते हैं अवेकन के फर्स्ट स्टेप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 7 ग्रेट ट्रीजर्स, जिसकी शुरुआत होती है ह्यूमन हेड से। जिसके बाद आते हैं वो याओ लिu ही। 7 स्टार को भी इसी में कंबाइन किया जाता है। इसके साथ साथ लाइफ और डेथ के साथ में होते हैं शेनक्या, और ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो भी इंसान प्रैक्टिस करता है कल्टीवेशन को, तो उसे ये सारी की सारी चीजें ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना होता है। इंसानी शरीर के अंदर ये जो कल्टीवेशन नाम का ट्रीजर पाया जाता है। इस बात पर चिन्मू कहने लगता है कि ग्रैंडपा, यानी कि आप मेरी बॉडी में उसी को ही अवेकन करना चाहते हो ताकि मैं भी डिवाइन ट्रीजर्स को कल्टीवेट कर सकूं। ग्रैंडपा बताते हैं कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कल्टीवेशन को नहीं कर सकते। जो भी लोग ये कर पाते हैं, मान के चलो उनके ऊपर होती है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि, कि जिस इंसान के भी अंदर कल्टीवेशन करने की एबिलिटी होती है वो ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजों को ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। जैसे कि हम सभी के सभी ग्रैंड पास जितने भी यहाँ पर हैं वो ऑलरेडी इसको ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। हम सभी की बॉडी के अंदर जो पावर्स हैं, जो टैलेंट है, वो ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ही ज्यादा आगे है। ऐसा मान के चल सकते हो कि हम सभी के सभी पैदा ही हुए थे कल्टीवेशन करने के लिए। जैसे कि फिर तुरंत ही चिन्मू पूछने लगता है कि आखिर मेरे बारे में क्या है, क्या मैं कल्टीवेशन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ? जिससे कि ग्रैंडपा माँ ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें 4 स्पिरिट्स के ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि उनके अंदर होती है एक ड्रैगन की पावर, और इसी ड्रैगन के ब्लड को वो यूज करेंगे चिन्मू की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए। ग्रैंडपा बूचर अपनी सुजाकू की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाने लगे थे, जिस मोमेंट पर ब्लाइंड ग्रैंडपा निकाल लेते हैं अपनी जुआनबू की स्पिरिचुअल बॉडी को। जो चीजें देखकर चिन्मू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इन सभी के सभी लोगों के पास में मौजूद हैं इन लोगों के मार्शल सोल्स। तभी ग्रैंडपा टूजी चिन्मू को ये बताते हैं कि ये जो तुम्हारी ग्रैंडमा है, उनके पास में मौजूद है व्हाइट टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी। जिसके तुरंत बाद अब यहाँ पर पेश किए जाते हैं 4 बाउल्स को, जिन चारों के ही अंदर डाला जाएगा 4 तरीके की स्पिरिचुअल ब्लड्स को। तभी ग्रैंडपा माँ यहाँ पर एक बाउल को उठाते हैं और वो देने लग जाते हैं चिन्मू को, और उससे कहते हैं कि जल्दी से इस स्पिरिचुअल ब्लड को तुम्हें पीना होगा। जिसको पीते ही चिन्मू को एक बहुत ही जोरों का झटका भी लगा था, क्योंकि असल में वो ब्लड होता है एक थंडर ड्रैगन का। सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद इसकी वजह से उसका कल्टीवेशन अवेकन हो जाएगा, लेकिन ये झटके लगने की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। तभी फिर ग्रैंडमा चिन्मू को देने लगते हैं व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को, जो कि चिन्मू को इतना ज्यादा बेकार लगता है कि उसका फेस भी एकदम हरा पड़
मर चुका था। और फिर ग्रैंडपा बूचर उठा लेते हैं अपने सुजाकू के स्पिरिचुअल ब्लड को, जो कि चिन्मू को जबरदस्ती पिलाया जाता है क्योंकि वो एकदम हॉट होता है। उसको पीने की वजह से तो चिन्मू के मुंह से आग निकलने लगी थी, लेकिन जब उसका कल्टीवेशन अवेकन नहीं होता तो उसकी वजह से ग्रैंडपा बूचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। ब्लाइंड ग्रैंडपा उठा लेते हैं अपने जुआन बू की स्पिरिट बॉडी को। सभी लोगों की आखिरी उम्मीद होती है कि शायद इसकी वजह से उसका कल्टीवेशन अवेकन हो जाएगा, लेकिन इन चार बीस्ट के ब्लड को पीने की वजह से भी उसको कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा बूचर कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का एक नॉर्मल सा ही इंसान हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी भी कल्टीवेशन कर ही ना पाए। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और अगर हम लोग मर जाएंगे तो ये बच्चा डाजू में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि हमें इस बच्चे को भेज देना चाहिए बिग सिटी में। जो बात सुनते ही ग्रैंडपा बूचर भड़क जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि अगर ऐसा करने की वजह से हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल गया, हम सभी के सभी लोगों को एक ही झटके के साथ में खत्म कर दिया जाएगा, जिसके साथ में ये बच्चा भी मारा जाएगा और हम सभी भी खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से अब यहाँ पर ग्रैंडपा बूचर और ग्रैंडपा माँ में फाइट होना शुरू हो गई थी। चिन्मू लोगों को रोकते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मैं किसी भी तरीके से आप लोगों में से किसी की भी जान नहीं जाने दूंगा। दोनों की ही फाइट को रोकने के लिए बाकी के ग्रैंड पास को भी आना पड़ता है। अभी चीफ कहने लगते हैं कि ठीक है, मेरे पास में एक तरीका है और तरीका कुछ ऐसा है कि हम सभी के सभी लोग ये जानते हैं कि चिन्मू अभी एक बच्चा ही है और हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसकी बॉडी बन जाए एक कल्टीवेटर के जैसे। इन चारों ही बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी को मिलाने के लिए हम लोगों को अब यहाँ पर यूज करना होगा ओवरलॉर्ड बॉडी को, जिसके बारे में ज्यादा लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन चीफ बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। चीफ ये बताने लगते हैं कि अगर किसी भी इंसान के लिए कल्टीवेशन करना मुश्किल हो या उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर ही ना हो तो फिर हमें 4 स्पिरिट्स के ट्रू ब्लड को लेना पड़ेगा, जिनको गैदर करने से एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि शायद वो उसकी बॉडी में कल्टीवेशन को अवेकन कर सके। लेकिन ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करना पड़ेगा, तब जाकर थोड़े बहुत चांसेस होंगे। इस बच्चे को रिफाइन किया हुआ इतना ज्यादा ब्लड पीना होगा कि उसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर अपने आप ही अवेकन हो जाए। इस बात के लिए ग्रैंड माँ भी तुरंत ही राजी हो जाती हैं और वो ये कहने लगती हैं ठीक है, हम लोग इस काम की शुरुआत कल से ही कर देंगे। ग्रैंडपा बूचर भी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि अब आएगा इस ट्रेनिंग में असली मजा, क्योंकि ये सभी के सभी ग्रैंडपा मिलके कराने वाले हैं चिन्मू की ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग कहने में जितना आसान लग रहा था उतनी होने नहीं वाली। इस ट्रेनिंग को देखने के लिए जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।